नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की, क्योंकि वो दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव पर राष्ट्रीय संगठन सीएम से बात कर सकता है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक खबरें तो ये भी है कि दायित्व बांटने पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य में सीएम के आज के सभी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए हैं और आज वो दिल्ली में ही रुकेंगे। 10 जुलाई को सीएम तीरथ के कार्यकाल के 4 महीने पूरे हो रहे हैं। उससे पहले माना जा रहा है कि कम से कम 4 बड़ी तब्दीलियां तो हो ही सकती हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, वैसे तो चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया और जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इस बार क्या कोई जिम्मेदारी या किसी तरह का फीडबैक या उपचुनाव भी हम देखते हैं कि सर पर है एक तरह से सवाल के तौर पर, तो क्या महत्वपूर्ण है? बिल्कुल जीनत, कल चिंतन शिविर रामनगर में खत्म हुआ जो 3 दिन तक चला और उस चिंतन शिविर के बाद आज मुख्यमंत्री के कुछ और कार्यक्रम थे, लेकिन वो कार्यक्रम अचानक से रद्द किए गए और कल देर रात जो कार्यक्रम जारी हुआ मुख्यमंत्री का, उसके मुताबिक आज मुख्यमंत्री 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 1 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद उत्तराखंड सदन में उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से हमारे पास है वो ये है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां जाएंगे, वहां कुछ संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री का 4 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और लगभग 70 दिन के आसपास मुख्यमंत्री के पास बचे हैं, जिसमें उन्हें लगभग अपना इलेक्शन भी लड़ना है, उपचुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री से जब कुछ दिन पहले सवाल पूछा गया था कि उपचुनाव कहां से लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि यह फैसला दिल्ली का करना है और दिल्ली तय करेगी कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है। तो एक बात यह मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर उपचुनाव को लेकर उनकी चर्चा हो सकती है। दूसरी बात है कि सरकार, मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी 10 मार्च को और उसके बाद फिर कैबिनेट का गठन हुआ, लेकिन अभी तक दायित्व तो नहीं बटे। तो लगभग से 50 से 55 बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं या संगठन के जो नेता हैं उनको दायित्व बांटे जाने हैं। अब बात यह आ रही कि दायित्व देने में देरी ना की जाए, क्योंकि अब सरकार के पास वक्त बहुत कम बचा है। 6 महीने के बाद उत्तराखंड में इलेक्शन होने, तो ये देरी ना हो। ऐसे में हो सकता है कि दायित्व को लेकर भी राष्ट्रीय संगठन के नेताओं से मुख्यमंत्री चर्चा करें। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के लिए फिलहाल जो सबसे बड़ी टेंशन है वो अपना इलेक्शन है। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ में और बातचीत करेंगे। तो इलेक्शन तो वाकई बहुत बड़ी समस्या भी है। सीएम तीरथ सिंह रावत के चुनाव को लेकर राज्य में सियासी बवाल। कांग्रेस बोली अब नहीं हो सकते उपचुनाव, राज्य में होगा संवैधानिक संकट। बीजेपी बोल रही है कि सीएम तीरथ हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक बात भी निकल कर आई और इस एक बड़ी खबर जो है वो कल भी चर्चा में रही। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये बड़ी बात आ रही है सामने। इसे लेकर राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है, जबकि कैबिनेट में चारधाम यात्रा को लेकर फैसला लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने कैबिनेट का फैसला पलट दिया और अब राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, हमने कुंभ में जो अव्यवस्था हुई वो देखा, एक बड़ा कुंभ में जो हम टेस्टिंग घोटाला देख रहे हैं जिस पर रोज अपडेट्स आ रहे हैं, और ये 2 बड़े आधार बने कि कोर्ट ने जो है इस इजाजत को ही रद्द कर दिया। सरकार की क्या तैयारी है? आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, आप कौन सी ऐसी बड़ी बातें रखेंगे कि कोर्ट जो है वो आपके हक में बात करे? बिल्कुल जीरत, 25 जून को सरकार ने कैबिनेट बुलाई और कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि हम 1 जुलाई से 3 डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली के लिए यात्रा शुरू करेंगे और जिस डिस्ट्रिक्ट में जो धाम पड़ते हैं वहां के यात्री वहां दर्शन कर पाएंगे। 28 जून को हाईकोर्ट नैनीताल ने इस पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि आपकी तैयारियां पूरी नहीं है, जहां पर खुद मुख्य सचिव कोर्ट के सामने थे और उन्होंने सारी तैयारियां वहां पर रखी। इसके बाद कल जो बयान यहां पर सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो रोजाना की जो लिमिट है वो लगभग 750 यात्रियों की रोजाना की है। सरकार का यह कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी है, इसलिए अब हम हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो उम्मीद आज इस बात की है और सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की जा सकती है सरकार की तरफ से कि इस रोक को हटाया जाए और यात्रा जिस तरह से प्लान सरकार ने किया था उसी तरह यात्रा आगे बढ़े। लेकिन अगर पिछले 2 साल में देखें जीनत, जब से देवस्थानम बोर्ड बना है तो चार धाम के जो भगवान के दर्शन है वो कहीं ना कहीं कोर्ट और बोर्ड के बीच फंस कर रह गए और पिछले साल भी कोविड की वजह से काफी कम संख्या श्रद्धालुओं की थी। 3,10,000 यात्री फिर सिर्फ 2020 में आए थे। इस साल अभी तक यात्रा शुरू हो नहीं पाई है। बरसात का सीजन अब शुरू होने वाला है, इलेक्शन अलग सर पे है, यानी कुल मिला के अब सरकार मैसेज खराब नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और सरकार ये चाहती है कि चार धाम के जो दर्शन है वो बिना किसी बाधा के हो सके।
सके, फिलहाल ठीक। कोशिश गवर्नमेंट की है। जीनत, जनभावनाओं का दबाव है, आगे चुनाव है, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन आपकी तैयारी और आपका प्लान क्या है ये आपको जरूर बताना होगा कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है सरकार। बहुत शुक्रिया दीपांकर। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के पास एक सड़क हादसा हो गया। कोटद्वार से 15 मीटर दूर पुलिंडा रोड पर यह हादसा हुआ, जिसमें कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया और बेस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सड़क हादसे में मारे गए दोनों ही लोग कोटद्वार के रहने वाले थे। हमारे एम्बुलेंस में अभी 3 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 2 ब्रॉड डेड है और एक इंजर्ड है। इंजर्ड पेशेंट अभी होश आवास में है, लेकिन थोड़ा नशे में मालूम पड़ता है, तो उसका अभी इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं और जैसे जांच में आता है उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट किया जाएगा। उधर देहरादून के गोविंदगढ़ इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है। सोमवार को घर के बाहर बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते बच्ची लापता हो गई। ये घटना लक्ष्मण चौक थाना कोतवाली इलाके की है। उधर रामनगर में बीजेपी का 3 दिन का चिंतन शिविर खत्म हो गया और पार्टी ने 2022 के लिए शंखनाद कर दिया। पार्टी ने दिसंबर तक के कामों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। देखिए रिपोर्ट। 2022 में कैसे सत्ता में वापसी होगी, इसे लेकर रामनगर में बीजेपी का चिंतन हुआ और चुनाव के रोड मैप को लेकर खाका खींचा गया। इस दौरान जुलाई से लेकर दिसंबर तक पार्टी क्या करेगी और कैसे करेगी, इसकी रूपरेखा भी तैयार हुई। तो पन्ना प्रमुखों से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। हमने जो तय किया कि पन्ना प्रमुख से लगाकर और प्रधानमंत्री की रैली तक इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया, यानी नवंबर में प्रधानमंत्री जी की रैली भी संभावित है। इस प्रकार हमने सोचा है। बीजेपी का खास जोर जनता से जुड़े मुद्दों पर रहा। कैसे लोगों का जीवन बेहतर बनाया जाए और जनता से जुड़े मुद्दों को कैसे चुनाव में लाया जाए, इस पर जोर दिया गया। कैसे चुनाव लड़ना है उसको लेकर भी चिंतन किया। उत्तराखंड के विकास को और गति कैसे देनी है उसको लेकर भी चिंतन किया। पूरा चिंतन के बाद जो सागर मंथन के बाद जो निकला है वो यही निकला है, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए काम करना है। यही संकल्प लेके और पुनः विजय प्राप्त करनी है उत्तराखंड के अंदर। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ प्रदेश के सभी बड़े नेता भी मौजूद थे। अब बैठक में हुए फैसलों को फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियां, पॉलिसियां संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। बीजेपी हर 5 साल में सत्ता बदलने के मिथ को तोड़ना चाहती है और रामनगर में यही संदेश भी दिया गया। लिहाजा अब जल्दी बीजेपी के कार्यक्रम सामने दिखने लगेंगे, जिनका फोकस सिर्फ 2022 होगा। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं कांग्रेस के कलह की। तो कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी विवाद हो गया है। मंगलवार को दिन भर इंतजार के बाद फैसला नहीं हो सका। अब हालात तो ये हैं कि प्रीतम सिंह का नेता प्रतिपक्ष बनना करीब करीब तय माना जा रहा है, जिससे नए समीकरणों के तहत अब प्रदेश अध्यक्ष पद भी किसी और नेता को दिया जाएगा। इसी को लेकर हरीश रावत और प्रीतम गुट आमने सामने आ गए और अपने अपने करीबियों को पद पर बैठाना चाहते हैं। कांग्रेस को चुनाव 2022 का लड़ना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के नाम पर संग्राम मचा है, उससे चौथे दिन भी दिल्ली में तस्वीर साफ नहीं हो पाई। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें अब हाई कमान के फैसले पर टिकी हैं। 10 विधायकों में कोई ब्राह्मण विधायक नहीं है, यहीं से समीकरण बिगड़ गए। पहले नेता विपक्ष की जिस रेस में करण महारा और गोविंद सिंह कुंजवाल थे, सूत्रों का दावा है कि उसके लिए अब जाति और क्षेत्र के समीकरण के मुताबिक प्रीतम सिंह को भी नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। जहाँ तक निर्णय की बात है, विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लें और अब निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है।
मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेने का काम करेगा। सवाल और संभावना है कि अगर प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष बनाया जाएगा तो फिर किस ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। खबर है कि सवाल पर प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट आमने सामने आ गए हैं और अध्यक्ष के लिए किशोर उपाध्याय, गणेश गुदियाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रकाश जोशी, मनोज तिवारी और भुवन कापड़ी के नाम सुझाए गए और यही नाम गुट की वजह से विवाद की वजह बने। मंगलवार दिन भर विधायक दिल्ली में नाम के ऐलान का इंतजार करते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खबर है कि पूर्व सीएम हरीश रावत के कैंप की नजर प्रदेश अध्यक्ष और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के पद पर है, जबकि प्रीतम कैंप नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठ चाहता है और इसी बात ने हाईकमान को मुश्किल में डाल दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी का चिंतन शिविर खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की रार खत्म नहीं हुई। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। बीजेपी संगठन और सरकार पिछले 3 दिनों में जहां 2022 की रणनीति बनाने में मशगूल थे, तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष कौन बने इस गुत्थी को सुलझाने में व्यस्त। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव तक का रोड मैप तैयार कर संगठन को मजबूत और एक्टिव बनाने का फॉर्मूला तैयार किया। विपक्ष को किस तरह से पस्त करे, उसके लिए जुलाई से ही इलेक्शन वॉर रूम एक्टिव कर दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। 4.5 साल तक कुछ किया नहीं, अब रोड मैप बनाकर क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जाता है लूट खसोट घोटाले और उससे फिर सत्ता में कुर्सी के लिए। उनका केवल रोड मैप जो है किस तरह से राज्य की जनता, देश की जनता को लूटो खसोटो। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि जो पार्टी अपना झगड़ा नहीं सुलझा पा रही, वो दूसरों पर टिप्पणी कर रही है। बैठी है, एक मंथन कर रही है और 3 दिन से न तो नेता प्रतिपक्ष बना पा रही है, न अपने नेताओं की जो बगावत है, जो उनकी टूटन है, जो उनका झगड़ा है, उसको निपटा पा रही है। मुझे आश्चर्य और ताज्जुब इस बात का होता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है उत्तराखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, उसके आइडियोलॉजी पर, उस पर आज बहस कर रही है। बीजेपी ने पार्टी वर्कर्स को दिसंबर तक का चुनावी रोड मैप दे दिया है, तो ठीक दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस अभी ये तय भी नहीं कर पाई कि आखिर उसका नेता होगा कौन। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील लप्रभात की रिपोर्ट। तो दोनों ही पार्टियों में विवाद है अपने अपने तरीके का। अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बता देते हैं। तो राज्य में कोरोना के 194 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की जान चली गई। इस दौरान 237 मरीज ठीक हुए और अब राज्य में एक्टिव केस जो हैं वो 2200 रह गए हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अब मोबाइल के लिए क्लिक पर डिग्री मिल जाएगी। एक क्लिक पर छात्रों को डिजी लॉकर से ही डिग्री लेना जरूरी किया जा रहा है। नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि जल्द ही डिग्री के लिए नई व्यवस्था होगी और यूनिवर्सिटी में खाली पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा में कुछ और बेहतर करने की योजना तैयार हो रही है। प्रत्येक बच्चे की अब डिग्री जो है डिजी लॉकर के माध्यम से दी जाएगी और ये इतनी बड़ी अच्छी सुविधा है कि अब बच्चा जो है विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर नहीं काटेगा, उसके फ़ोन पे ही उसकी डिग्री अवेलेबल रहेगी। दूसरा, हम जितने टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद हमारे विश्वविद्यालय में खाली हैं, लगभग 116 पद विश्वविद्यालय के, हम बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं और उन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरुकुलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरुकुलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जाति धर्म की सरकारों को मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अपनी पहचान के लिए पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रही अदिति अब उत्तराखंड की पहली ट्रांस वुमेन बन गई हैं, लेकिन ये उनके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था। देखिए रिपोर्ट। बत्तीस साल की अदिति उत्तरकाशी की रहने वाली है, जिन्होंने जन्म तो लड़के के तौर पर लिया, लेकिन बड़े होते होते उनके शरीर की बनावट लड़कियों की तरह हो गई। अब वो अपना लिंग बदलवाकर लड़की के तौर पर जिंदगी जी रही हैं। अपने आसपास के लोगों से जब उन्हें ताने सुनने को मिले तो वो देहरादून आकर बस गई। अपनी शारीरिक बनावट के चलते उपेक्षा का दंश झेल रही अदिति अपनी पहचान पाने के लिए संघर्ष करती रही और एक एनजीओ से अदिति जुड़ी और सरकारी पोर्टल पर तीसरे जेंडर के प्रमाण पत्र पाने के लिए अप्लाई किया, जो उन्हें 25 जून को जारी हुआ। जितने भी ट्रांस है देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में, ऑल ओवर इंडिया में खुलकर आगे आए और अपनी आइडेंटिटी, ये जो मुझे आइडेंटिटी मिली है, सर्टिफिकेट मिला हुआ मैम, ये सबको ही मिले और सब अपनी जिंदगी खुलकर जिए। फिलहाल अदिति ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे एनजीओ से जुड़ी है, जहां मार्गदर्शक के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अपने जैसे लोगों को वो आगे आने के लिए प्रेरित करती हैं, साथ ही उनके हक के लिए आवाज उठाने की भी प्रेरणा देती है। जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप इस पोर्टल के थ्रू, नेशनल पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और सबके सामने आइए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर हैं हम, और हमें अपने समाज के सामने अपने आप को पहले लेके आइए, क्योंकि सबसे ज़रूरी इन्हीं का है, क्योंकि ये लोग जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। शारीरिक बनावट का दंश झेल रहे लोग इस दुनिया में कई हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर जिंदगी को जीने का जज्बा कम ही लोगों का है। लेकिन अदिति जिंदगी को अब नए तरीके से जी रही है और समाज सेवा कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इसी अच्छी सी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें नीलू के साथ देखिए।